हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 7th क्लास। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, अभी तक अगर देखा जाए तो ये हमारे 4 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, तीसरा FW टेलर के प्रिंसिपल और चौथा हमारे टेक्निक्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज जो बच्चों टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, क्या क्वालिटीज हैं उसकी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। और आज के सेशन कंप्लीट होते हमारा चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक क्लास और आएगी और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम आपको ये दिखाते हुए चलेंगे कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, लाइन बाय लाइन हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप प्लीज उनको देखो, जिससे आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, देख रहे हो? हाँ, ये आ गया हमारा पेज, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब तो हमने पहली क्लास में देखा था कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी मैनेजर को गाइड करती हैं कि वो क्या डिसीजन ले सकता है, कैसा उसका बिहेवियर हो सकता है, कैसे वो एक्शंस ले सकता है। अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो नेचर का मतलब क्या होता है? क्या वातावरण होता है? नहीं, नेचर का मतलब होता है क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज की क्वालिटीज अच्छी बुरी, किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी बुरी, किसी भी चीज की, उसको हम बोलते हैं उस चीज का नेचर। तो बाय नेचर इज मीन्ड क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। क्लियर? ओके। बाकी 4-5 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी रेलेवेंस की नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। तो पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी खास बात ये है कि ये दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे बिजनेस करती हो, चाहे बिजनेस नहीं करती हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई होते हैं। अब कितने अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, ये कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई किया जाता है। सिंपल। ये फॉर एग्जांपल वाली चीज आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। बस इन्होंने ये बोला है कि हाँ भाई, अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आपको काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और फिर उसको स्पेशलिस्ट लोगों से कराना चाहिए। तो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिवीजन ऑफ वर्क ज्यादा होगा, अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका डिवीजन ऑफ वर्क कम होगा। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है? जर्नल गाइडलाइंस। सेकेंड पॉइंट क्या है? जर्नल गाइडलाइंस। क्या है इस चीज का मतलब समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की खास बात ये है कि आपको ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता। आई रिपीट, ये आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता कि आप बोलो कि सर मैं अगर रोजाना 4 घंटे पढ़ूं तो क्या मैं ऑल इंडिया टॉप मार दूंगा। तो आंसर ऐसा नहीं है कि आप टॉप मार ही दोगे। ये आपको प्रिंसिपल रेडीमेड सॉल्यूशन कभी नहीं देता, ये सिर्फ आपको गाइड करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है, दीज आर द गाइडलाइंस व्हिच गाइड्स अ मैनेजर, which directs a manager to take a decision, to have a behavior, particular behavior, or to take a certain action। तो ये सिर्फ आपको गाइड करेंगी, या आपको किसी भी चीज का स्ट्रेट जैकेट या फिर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगी। लिखा हुआ है, these principles are guidelines to actions but do not provide ready-made solutions। ठीक है? क्यों नहीं दे सकता ये रेडीमेड सॉल्यूशन? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये बंदा 4 घंटे रोजाना पढ़ के टॉप मार सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज उसकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। समझ में आ रही है ना चीज? वैसे ही बिजनेस के अंदर भी कोई बिजनेस की सिचुएशन अलग होती है, किसी बिजनेस की सिचुएशन अलग होती है। ठीक है ना? और हम पेपर पे या फिर कह लो कि किताबी भाषाओं में हम हर एक प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर सकते। हर एक की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो इसलिए किसी एक प्रिंसिपल को बनाना जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको गाइडलाइंस बोला जाता है, ना कि सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। तो क्या लिखा हुआ है? ऐसा क्यों है कि गाइडलाइंस होती हैं? बिकॉज एवरी रियल बिजनेस सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब हर पल बदलती रहती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिंपल नहीं होती है, बड़ी काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट हाँ,
ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, तब भी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, भले ये गाइडलाइंस हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी एडवाइस, छोटी सी गाइडलाइन हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है। क्लियर? ओके। ये फॉर एग्जांपल वाला पॉइंट आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लिखा हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बच्चों, वो आसमान से तो टपके नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं वो बताया गया है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम्स ऑफ मैनेजर्स। इतने सारे मैनेजर्स आए, उन्होंने सबने अपनी गलतियां देखी, वो कैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और अपनी गलतियों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए उन्हें पता लगा कि हमने यहाँ गलती करी, हमने वहां गलती करी, तो आगे चल के ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब उन्होंने फिर इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया, तब उनको पता लगा कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। तो इसलिए जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो काफी एक्सपेरिमेंट के बाद, काफी ज्यादा अपनी गलतियों को जानने के बाद बनाए गए हैं। तो फॉर्म बाय एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये हमारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके। देखो यहाँ पे उन्होंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल दे रखा है और एक उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है फैटीग का। तो उन्होंने बोला कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कराना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। पहले उन्होंने लीनियंसी रखी, काम अच्छे से हुआ नहीं, तो उनको पता लगा नहीं डिसिप्लिन की जरूरत है। और दूसरा उन्होंने फैटिक के बारे में बात करी, रेस्ट के बारे में बात करी, कि पहले वो रेस्ट नहीं देते थे, उनको लगता था कि जो एम्प्लॉयज हैं रेस्ट के नाम पर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो बाद में उनको पता लगा कि लगातार काम करवाने से थकान ज्यादा होती है और फिर 2-3 दिन काम की प्रोडक्टिविटी लो रहती है। तो इससे अच्छा है दिन में आप उनको फ्रीक्वेंट ब्रेक दो, जिससे वो अपनी जो एनर्जी है वो कभी लूज ही ना करे। तो ये एक्सपेरिमेंट से और एक्सपीरियंस से पता लगा कि नहीं यार, इंटरवल देने चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? फ्लेक्सिबल। इसमें है ना, मुझे सलमान खान का डायलॉग याद आता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता। तो वैसे ही फ्लेक्सिबल और मैनेजमेंट भी क्या पत्थर की लकीर है? क्या एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी, जो उसने बोल दिया वही करना है? द आंसर इज नो। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसको हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि डॉक्टर ने बोला सुबह खाली पेट एक दवाई खानी है, खाने के बाद 2 खानी, रात को सोने से पहले 2 खाने, और यही फॉलो करना पड़ेगा वरना आप ठीक नहीं होगे। ऐसा नहीं है, ये रिजिड नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको एब्सोल्युटली जैसा बोला गया वैसा फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आपको ये चीज समझ में आ रही है? एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे रखा है, जरा एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन कितना लगाना है, डिसेंट्रलाइजेशन कितना लगाना है, ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रलाइजेशन से भी काम हो जाएगा। अब जो बच्चों ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं इस चैप्टर का कि सर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी स्टार्ट किया है, तो उनको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता नहीं लगेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने नेचर जो है 7th क्लास में कराया है। क्यों? क्योंकि मैंने सारे पहले प्रिंसिपल समझा दिए ऑलरेडी। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हमने प्रिंसिपल टेक्निक सब डिटेल में समझ लिया है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले वो देख लेना, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वैसे बता दूं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर स्प्रेड कर दी जाती है टॉप, मिडल और लोअर लेवल के बीच में। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसीजन हर एक को लेने पड़ेंगे, जिससे टॉप मैनेजमेंट के पास फालतू चीजों का टाइम नहीं होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे पाए। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी है तो सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट में ले लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो 4 पॉइंट अभी तक हो गए हमारे। 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? मेनली बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब क्या है? कि ये हमारे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि तौर पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तो हमने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि देख, तेरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, तेरे को हम 3 महीने का टाइम देते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जा और परफॉर्मेंस दे। तो वो एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ चलो, मुझे 3 महीने तक तो कोई नहीं निकालेगा, 3 महीने के अंदर मुझे अपनी परफॉर्मेंस करके दिखानी है।
तो वो अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा, है ना। एस्पिरिट डिकॉप्स के अंदर हम क्या करने वाले होते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि भैया हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, टीम स्पिरिट के संग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका एक बिहेवियर बदल रहा है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के प्रति थिंकिंग, एक दूसरे के प्रति हमारा बिहेवियर हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बिहेवियरल इन नेचर है, ठीक है। ये किसी चीज पे नहीं लगते, किसी फैक्ट पर नहीं लगता, ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करते हैं। वो लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल डू नॉट पर्टेन टू थिंग्स ऑफ फिनोमिनल एट ऑल, ठीक है ना। ये किसी प्रिंसिपल पर, किसी चीज पर, किसी फैक्ट पर, किसी तथ्य पर नहीं अप्लाई होते, ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसलिए हमको ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठाने में मदद करते हैं कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है और हमारे जो मटेरियल रिसोर्स मतलब पैसा हो गया, सामान हो गए, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, इनके बीच के रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमको मदद करता है। लिखा हुआ ना, It a principle enables a better understanding of relationship between human and material resources in accomplishing organizational purposes. ठीक है, कि किस तरीके से हम, आपने ऑर्डर प्रिंसिपल याद है, ऑर्डर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन की और हर एक आर्टिकल थिंग की अपनी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जिससे वक्त आने पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम उस पर्सन से या कुछ चीज से सामान निकलवा सकें और काम कर सकें। तो वही उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, हम यहाँ पर लोगों को और मटेरियल रिसोर्सेज को लिंक कर देते हैं जिससे अच्छे से हम अपना काम करवा सके। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, प्लानिंग द लेआउट ऑफ द फैक्ट्री, वही ऑर्डरलीनेस, वही बोला था ना, मैं ऑर्डर वाला एग्जांपल दिया था, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जिससे हम फ्लो देख सके मटेरियल का और मूवमेंट देख सके, जिससे मोशन स्टडी भी लगा सके। मोशन स्टडी याद है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स। इतना डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए। ओके, 6 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिकल भी है। 6 पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का? बड़े प्यारे से एग्जांपल बताऊं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल। आपने सुना होगा, दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं भाई तेरा भी कटेगा, भाई तेरा भी कटेगा, या फिर मेरी वाली भी अलग थी, बोलते नहीं बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बात होने वाली है कि पहले जो चीज हो चुकी है उसकी वजह से कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, है ना। पहले अगर कुछ कांड हो चुका है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। पहले अगर आपके नंबर नहीं आया तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, या आपने पबजी ज्यादा खेला, या आपने फोन ज्यादा चलाया, या आपने फोन पे बातें ज्यादा करी, तो आपको पता लग गया कि पहले जो भी चीजें हमारे साथ हुई हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज रहे होंगे। इसलिए अब फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको पता है कि हमको क्या नहीं करना है ना। कि अगर आपको पता लग गया कि आपका दोस्त आजकल फोन में बात करते करते मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मतलब यह है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, इस कारण की वजह से क्या हो सकता है फ्यूचर में, कि वो रोएगा या वो फेल होगा, पता नहीं क्या होगा, तो आपको पता लग गया। तो वैसे इसके अंदर भी ये चीज है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपके कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या आया। तो आज दोस्त जो मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, रात को देर देर तक ऑनलाइन आ रहा है, तो उसका कारण क्या, उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमको पता है। तो जिससे इन फ्यूचर कभी ये सिमिलर सिचुएशन आती है तो हम यही प्रिंसिपल जो आज फॉलो कर रहे हैं वो हम आगे भी फॉलो कर पाए। तो हमको पता है कि आगे चल के उसको कैसे बचाना है, हमने कैसे सिचुएशन को फेस किया तो हम उसको कैसे सिचुएशन में फेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं कि पहले जो चीज हो चुकी है उसको हमने कैसे सुधारा था, कैसे उसको हमने हैंडल किया था, और इन फ्यूचर वैसी सिचुएशन या वैसी सिमिलर सिचुएशन कभी आती है तो हमको पता है कि उस समय हमको क्या क्या करना है। तो हमको पहले जो हमने प्रिंसिपल अप्लाई किए थे हम वही प्रिंसिपल उसी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को मदद करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, एज सच दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट लाइकली बी इट्स इफेक्ट। पहले जो हमने प्रिंसिपल अप्लाई किया था उसका ये रिजल्ट आया था, तो इस बार अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन हाँ पहले हमने ये चीज अप्लाई करी थी तो ये हुआ था, अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये
हो सकता है, बट हाँ, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डील करता है और हर एक ह्यूमन सिचुएशन जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम टू सेम नहीं होगा, वो आइडेंटिकल नहीं होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ, ये पता है कि हाँ भाई ये हेल्पफुल होता है काफी ज्यादा, जिससे आप आगे सिचुएशन को मदद कर सकते हो। आपको ये चीज क्लियर हो गया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। बस आपको पहले जो मेन चीज है अंडरलाइन है ना, बस आपको वो याद करनी है, पहले 3 लाइनें क्या याद करनी है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन द सिमिलर सिचुएशन। बस इतना याद करना है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। बात करते हैं आज के लास्ट नेचर के बारे में, दैट इज कंटिंजेंट। बच्चों याद है अकाउंट्स में हमने एक लायबिलिटी पढ़ी थी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी कौन सी होती है? जो एक्चुअल में अभी तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ होगा तो उससे पता हमको लगेगा कि लायबिलिटी है कि नहीं है। एग्जांपल के तौर पे कंटिंजेंट का मतलब ये है कि किसी ने हमारे ऊपर कोर्ट केस कर रखा है, तो अगर कोर्ट का जजमेंट जो है वो हमारे फेवर में आ गया तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके फेवर में आ गया तो हमारी लायबिलिटी बन सकती है। तो कंटिंजेंट मतलब फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज हमारे पक्ष में आएगी, हमारे अगेंस्ट में आएगी। तो वैसे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? कंटिंजेंट होते हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा या उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है एज पर आर रिक्वायरमेंट, कि उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय क्या सिचुएशन होगी, उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर? कंटिंजेंट का मतलब होता है फ्यूचर हैपनिंग। जैसे इन्होंने दे रखा है एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, लेकिन ये फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक अच्छी सैलरी का मतलब क्या होता है वो बताओ पहले। बोलते ना कि हमको अपने एम्प्लॉयज को एकदम जस्टिफाइबल सैलरी देनी चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे जस्टिफाइबल? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि वो कितना काम करके दे रहा है, हमारे पास उतना पैसा है कि भी नहीं देने के लिए, वेज रेट चल क्या रहा है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, कितनी सैलरी मिलती है उस पोस्ट के ऊपर। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हाँ भाई सैलरी कितनी होगी। प्रिंसिपल तो बस ये बोल देगा कि हाँ भाई अच्छी सैलरी देनी चाहिए, वह अच्छी कैसे होती है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? तो ये कंटिंजेंट भी होते हैं। तो बच्चों हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली? हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। चलो उल्टा ही रिवाइज करते हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी? कंटिंजेंट, फ्यूचर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा, चेंज करना है कि नहीं करना। फिर हमने पढ़ा मेनली बिहेवियर, मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ये जो पहली सिचुएशन में लगा था वो हमने प्रिंसिपल डेवलप किया और इन फ्यूचर सिमिलर सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। फिर हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? उनको एज इट इज फॉलो नहीं करना, आप सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हो। इसके बाद फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल बने हैं वो मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से, उनकी गलतियों से सबसे मिलकर बने हैं। ठीक है? इसके अलावा हमने 2 और पढ़े थे। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, लेकिन कितना अप्लाई होना है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करता है। और लास्ट जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो बच्चों ये थे हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास, और करेंगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट। और ध्यान रखना, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपके पास आएगा एक 1 शॉर्ट लेक्चर। सही, 1 शॉर्ट लेक्चर क्या होता है कि 1 शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम पूरे एक लेक्चर के अंदर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे विदाउट ब्रेक। ये इसलिए होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप एकदम अवेयर होते, आपको वेस्टेज नहीं चाहिए होता, तो फटाफट से हम एक गो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।